दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ जुड़े हैं शिल्पी चौधरी जी, जो समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं और उत्तर प्रदेश में राजनीति करती हैं। मैम, सबसे पहले आपका जयदीप पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप जी, दीपक जी। जी जी। मैम, जैसे कि आज हमने जो बात, इस संवाद का जो विषय है वो विषय है महिला की राजनीतिक भागीदारी, आरक्षण और जातिवाद। सबसे पहले मेरा जो सवाल है मैम, वर्तमान में भारत की जो राजनीति में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है या भागीदारी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप हम सब जानते हैं कि हमारा देश आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है, लेकिन अभी भी हमारे देश में, भारत में महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व हमारे अगल बगल के देश बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे है। वो प्रतिशत पाकिस्तान में और बांग्लादेश में 55 से 60% रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का उनके विभिन्न सदनों में है। लेकिन हमारे देश में आप देखिए कि अभी तक हम कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। गिनती के सांसद और गिनती की महिला विधायक होती हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है भारत में महिलाओं की सदनों में। जी जी जी। मतलब 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, यानी आज़ादी के बाद से अगर हम बात करें तो भागीदारी नहीं मिली है महिलाओं को जो मिलनी चाहिए। जो इसको कैसे मिलनी देखते चाहिए। हैं? बिल्कुल। इसको कैसे देखते हैं कि क्या राजनीतिक पार्टियों की कमी रही या फिर महिलाओं की कमी रही? देखिए, पितृसत्तात्मक समाज है ये, और राजनीतिक पार्टियां भी पितृसत्ता से चूर हैं, ये आप हम सभी जानते हैं। राजनीति में, जो कि बाबा साहब स्वयं कहते थे कि हमारा जो अल्टीमेट एम है वो राजनीतिक प्रतिभागिता है, सहभागिता है, उसमें आज तक अगर महिलाएं पीछे हैं तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह विभिन्न पार्टियों पर उठता है। विभिन्न पार्टियों को इसका जवाब देना चाहिए कि आप 75 साल में अगर महिलाओं को 50 का भी रेशियो नहीं दे पाए और कहते हैं कि आधी आबादी है, महिलाओं को आधी आबादी का करार दिया जाता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व तो हमारा 50% नहीं है, तो निश्चित रूप से ये महिलाओं के प्रति षड्यंत्र है। पितृसत्तात्मक जो स्वभाव है इस देश का, राजनीतिक पार्टियां उससे अछूती नहीं है। तो हम्म। ये हमारे लिए दुखद परिस्थिति है आज इतने साल बाद भी। एकदम एकदम। महिला आरक्षण की बात होती है, हर राजनीतिक पार्टी महिला आरक्षण की बात करती है, मगर अगर हम राजनीतिक पार्टी के अंदर देखते हैं तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व खत्म सा दिखाई देता है या ना के बराबर दिखाई देता है। इसको कैसे देखते हैं आप, हर राजनीतिक पार्टी में महिलाओं की भागीदारी को? नहीं, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं की भागीदारी नहीं है। उनकी भागीदारी है। हर एक पार्टी में उनका एक अलग प्रकोष्ठ है, जितनी जी पार्टियां हैं। जी जी प्रमुख पार्टियों में मैं आपको बता दूं, छोड़ करके बसपा, जी। सभी में महिला विंग है, महिला प्रकोष्ठ है। समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में, सभी पार्टियों में। और हम्म। मुझे लगता है कि तृणमूल वगैरह में भी होगा। बसपा में अगर हो, अभी तक तो मुझे नहीं पता था कि वहां है। अब इसको हम कैसे देखें? जी देखिए, महिला हैं, प्रकोष्ठ हैं, संगठन में उनको जिम्मेदारी दी जाती है, चुनाव वो लड़वाती हैं, मेहनत करती हैं। लेकिन कभी भी जब धरने प्रदर्शन होते हैं तो मैं अपनी ही पार्टी का बताऊं कि तो उसमें जो पुरुष नेता होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं, वो महिलाओं से कहते हैं कि नहीं नहीं, देखिए पुलिस डंडे चलाएगी, अभी भीड़ होगी, धक्का मुक्की होगी, आप लोग हट जाइए। तो कई बार हम लोगों को कहना पड़ता है कि भाई क्यों हट जाएं, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी हम कर रहे हैं। जी जो जी। सोचकर आप आए हैं राजनीति में, वही सोचकर हम आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन फिर भी महिलाओं को अवसर कम देती हैं पार्टियां। ये मेरा अपना मानना है, मैंने देखा भी है कि जितने अवसर उनको मिलने चाहिए पार्टियों में उतने नहीं मिलते हैं, जब तक कि सीट महिला सुरक्षित ना हो। एकदम 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 सही कहा आपने। तो आपका मानना है कि महिलाओं को आरक्षण देकर उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल। बगैर उसके हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महिलाएं राजनीति को बहुत अच्छा नहीं मानती हैं। हम्म। राजनीति देखिए बहुत मेहनत का काम है। 24 हम्म। घंटे ये काम करना पड़ता है। सोते हुए भी राजनीति करनी पड़ती है, जैसा कि नेताजी के बारे में कहा जाता था कि अगर वो सो रहे हैं तो इसमें भी कोई राजनीति है। और मैं बिल्कुल ये बात मानती हूँ कि 24 घंटे काम करने का नाम ही राजनीति है।
तो वो जो मेहनत है वो ऐसा लोगों का सोचना हो सकता है कि महिलाएं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि महिलाएं नहीं कर सकती। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नेता, महिला नेता बहुत अच्छे अच्छे निकले। श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, और भी न जाने कितनी हैं। आप देखिए ममता दीदी, देखिए सदन में विशेष रूप से प्रियंका चतुर्वेदी हैं, माननीय डिम्पल यादव जी हैं, मीसा भारती जी हैं, सुप्रिया सुले जी हैं। बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन अब इस बार भी महिलाओं का है संसद में, लेकिन अभी भी ये आंकड़े कम हैं, ये और बढ़ने चाहिए। जी जी। इसके अलावा इन दिनों जातिवाद और आरक्षण को लेकर बहुत बहस हो रही है, खासकर आरक्षण को लेकर। क्या आपको लगता है कि आरक्षण जातिवाद के अनुसार होना चाहिए या आर्थिक तौर पर होना चाहिए? होना भी चाहिए तो फिर उसमें क्या क्रीमी लेयर का एक बड़ा उस पर लेकर बड़ा बहस चल रही है, क्रीमी लेयर होनी चाहिए हर आरक्षण में। आरक्षण किन कारणों से देना पड़ता है? आरक्षण सिर्फ भारत में नहीं दिया जाता, विश्व के बहुत और भी देश हैं जिनमें आरक्षण दिया गया है, आज भी दिया जाता है। उसको पॉजिटिव एफर्मेशन के नाम से जानते हैं, बहुत सारे उसके अलग अलग नाम है। लेकिन वो दबे कुचले वंचित शोषितों को एक समानता या बराबरी का दर्जा देने के लिए आरक्षण देने की प्रक्रिया की गई है। यहाँ हम महिलाओं को उसी श्रेणी में मान लें कि पुरुषों ने जिस तरीके से उनका दमन किया, उनका शोषण किया, उनको आगे बढ़ने के नए अवसर नहीं उपलब्ध कराए, तो हम महिलाएं जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अब यहाँ पर आप इस अगला सवाल आपका था कि जाति के आधार पर होना चाहिए या आर्थिक आर्थिक आधार। आधार पे। हाँ, मैं उसी पर आ रही हूँ। और क्रीमी लेयर, आपने तीन बातें कही। देखिए, जाति के आधार पर भारत जैसे देश में तो आरक्षण जरूरी है ही, क्योंकि भारत का जो ताना बाना है वही जाति के आधार पर है। और भारत में ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो आज तक दमन का शिकार हैं। कल लखनऊ की घटना है कि एक दलित युवक ने होटल में खाना परोस दिया तो ग्राहक ने उसके मुंह पर थूका और खाना फेंक दिया। वहां पर लोग ये कहते हैं कि जाति पाति नहीं है। नहीं, जाति पर ही आधारित आरक्षण सबसे बेस्ट है इस समय, इंसाफ देने के लिए दमित वंचित शोषित लोगों को। दूसरी बात कि क्रीमी लेयर, तो इसको इस संदर्भ में मैं कोट करूंगी नेताजी और शरद यादव जी की बात को, जिन्होंने कहा था कि हमें आरक्षण में आरक्षण देना है, कोटे में कोटा देना है। क्योंकि आपने, उनका ये कहना था जिसको बहुत उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया कि परकटी महिलाएं जो हैं वो सबका खा जाएंगी। परकटी मतलब वो महिला जो शहर की है, प्रोग्रेसिव है, फॉरवर्ड है, जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उस महिला के मुकाबले एक गांव की सीधी सादी महिला जो कम पढ़ी लिखी है, जो गरीब भी है, जिसके पास उतने संसाधन नहीं है, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो महिला आरक्षण में भी हमको जातिगत आरक्षण देना पड़ेगा। अन्यथा अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ 33% या 50% महिला कोटा करने में करके हमने महिलाओं को संपूर्ण प्रतिनिधित्व दे दिया, तो वो गलत है। ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी, जैसे मैं दलित हूं तो मैं ही आगे आऊंगी दलितों में, क्योंकि भाई मैं शहर से हूँ, ज्यादा पढ़ी हूँ या थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ, मेरे पास संसाधन है, मैं ज्यादा चैतन्य हूँ, मैं टीवी मीडिया सोशल मीडिया पर ज्यादा हूं। लेकिन ऐसे में मेरी ही बिरादरी की एक दूर गांव में रहने वाली महिला या आदिवासी समाज की महिला, वो तो कभी भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगी। इसीलिए नेताजी ने और शरद यादव जी ने कोटे में कोटे की अवधारणा करी थी, जिसका कि कहा गया कि इन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया। नहीं, आरक्षण हर तरह से जस्टिफाइड है। और जो बात आपने कही आर्थिक आरक्षण की, मैं बिल्कुल मानती हूं कि हो सकता है कि कुछ लोगों में आर्थिक आधार हो, लेकिन क्या ऐसा कोई वेरिफिकेशन सरकार ने बनाया है कि आर्थिक आधार पर जो पात्र आपके सामने आ रहे हैं वो वाकई उसके पात्र हैं? जैसा कि अभी आपने यूपीएससी की लिस्ट में देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस कोटे से न जाने कितने लोगों ने उसमें आईएएस ले लिया, हैंडीकैप के कोटे से न जाने कितने लोगों ने आईएएस ले लिया। ठीक है, तो सरकारें, जानते ही हैं आप कि वो अपने फेवर से काम करती हैं। ऐसे में महिलाओं को बगैर आरक्षण दिए हुए आप राजनीति में आगे नहीं ला पाएंगे। तो आरक्षण तो बहुत जरूरी है, और जातिगत आरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश का जो पूरा ढांचा है वही जाति आधारित है।
क्रीमी लेयर से मैं बिल्कुल ये सहमति अवश्य रखती हूं कि एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार को बार बार अवसर ना दिए जाएं, क्योंकि उससे फिर कोटे का जो आरक्षण की मूल भावना है उसमें आप कुछ कर नहीं रहे हैं। आप मुझे ही जिंदगी भर देते रहेंगे आरक्षण, मैं ही आके अवसर लेती रहूंगी, तो वो दूसरी महिला का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी फिल्टर करने की जरूरत है। जी जी, एकदम सही कहा आपने। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी नौकरियां देश में बहुत कम है और जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हर समाज को बराबर प्रतिनिधित्व देना मुश्किल है। इसके अलावा आरक्षण भी वो काम बहुत धीमी गति से कर रहा है जो काम तेजी से होना चाहिए। क्या आप आरक्षण को प्राइवेट सेक्टर में भी लाना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी चाहते हैं कि मिलना चाहिए? देखिए, देश का विकास अगर आपको मुझे करना है तो हमको हर क्षेत्र में आरक्षण देना होगा, प्राइवेट को अलग करके। अब आपने पहला ही पॉइंट कहा कि सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी थी। रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो जिस तरीके से नए उद्यम लगाए या सेमी प्राइवेट आपके कुछ भी यूनिट्स लगाए, कुछ भी लगाए, कुछ भी तरीके से करे, लेकिन ये सरकारों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। तो जी जी आप ये बताइए कि आप जो एक वंचित शोषित समाज था उसको अगर आज की तारीख में 50% ही नौकरियां उपलब्ध हैं और उसमें से 40% प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियां हैं, उसको आप वहां पर भी अवसर नहीं देंगे तो वो वर्ग तो जैसे का तैसा ही रह जाएगा। हम जी कभी भी उससे समानता की बात नहीं कर सकते। आप प्रतिभा देखिए, और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि आरक्षण का मतलब पास होना नहीं होता, डिग्री मिल जाना नहीं होता। आरक्षण का मतलब होता है अवसर की उपलब्धता, जी जी किसी व्यक्ति को अवसर देना। आप आरक्षण के जरिए जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी फीस कम होती है क्योंकि वो पहले ही बहुत निर्धन परिवारों से आते होते हैं, और अगर आप उनको वो अवसर ही नहीं देंगे तो वो अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से हटना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो बचा ही नहीं। आप जो कह रहे थे कि आरक्षण से बहुत फायदा नहीं हुआ, आरक्षण से फायदा क्यों नहीं हुआ, ये इसका जवाब मैं और आप नहीं दे पाएंगे। ये जवाब तो सरकारों को देना है। जब हर 10 साल में इसका समीक्षा होने की बात थी, जब शुरू हुआ आरक्षण दिया गया पहले 10 साल के लिए और कहा गया कि 10 साल के बाद इसकी समीक्षा होगी, क्या वो समीक्षा कभी हुई? क्या आरक्षण सरकारों को देना था, उन्होंने कागजों में तो आरक्षण दिया जी लेकिन नॉट फाउंड सुटेबल। ये आज से नहीं चल रहा है, एनएफएस आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है। जब जब आरक्षण की लड़ाई हुई है तब तक आरक्षित वर्ग ने हमेशा ये कहा है कि आप हमको प्रतिनिधित्व के आंकड़े तो दीजिए, लेकिन क्या सरकारों ने कभी प्रतिनिधित्व के आंकड़े दिए? सरकारों की मंशा अगर अच्छी होती तो जातिगत जनगणना आज तक रुकी होती। हम कैसे संसाधनों का बंटवारा कर रहे हैं? तो असंतोष भी आएगा और हमारा देश विकास नहीं कर रहा है। जिनको आरक्षण मिल गया वो लेते चले जा रहे हैं, उनके लेने की कोई सीमा नहीं है। जिनको नहीं मिला, ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जो कुछ आगे जीवन में कर ही नहीं पाते हैं। फिर धीरे धीरे उनके अंदर आ जाता है कि नहीं, मिलना तो है ही नहीं, क्या माथामारी करें, कहीं मजदूरी कर लेंगे, मजदूरी से हम पैसा कमा लेंगे। तो इस पर सरकारों को दिल बड़ा करके सोचने की जरूरत है, ऐसे काम नहीं चलेगा। जी जी मैम, इसके अलावा मेरा एक अगला सवाल है, क्या भारतीय समाज में आज भी जातिवाद है? कूट कूट के है, कूट कूट कैसे के है। कैसे है? बस उदाहरण बस बताइए। जातिवाद के तरीके, हाँ मैं बता रही हूँ, जातिवाद के तरीके बहुत बदल गए हैं। जी अभी एक उदाहरण आपको मैंने दिया कि कल लखनऊ की घटना आपको मैंने बताई। जी इसके अलावा आप गांव के क्षेत्रों में चले जाइए जी तो लड़कों को मूछें नहीं रखने दी जाती हैं। ओके। आपने देखा होगा चंद्रशेखर, जी जी चंद्रशेखर जो अब सांसद हैं, जी उनकी एक तस्वीर थी अपनी मूंछ उमेटते हुए और जी उसके जी नीचे लिखा था द ग्रेट चमार। जी वो कारण यही था क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी पूर्वी, बिल्कुल पूर्वी और बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी दलितों के प्रति इतना अत्याचार है कि उनके लड़के न घोड़ी चढ़ सकते हैं न हम्म मूछें रख सकते हैं।
जी यही कारण है कि आजाद समाज पार्टी के ज्यादातर लड़के मूछें रखते हैं और वो कहते हैं कि हम तो चमार हैं। दूसरी बात, वहां से छोड़ दीजिए, वो तो पॉलिटिकल बात हो गई। जी जी। किसी भी शहर में आप जाइए, किसी भी शहर में जाइए आप और कहिए कि मुझे किराए का कमरा लेना है, मकान लेना है, तो वो मकान दिखा देते हैं। और जब चीजें डील फाइनल करने की बात आती है तो वो पूछते हैं कि सर आपका नाम क्या है। अगर आप उन्हें सिर्फ अपना नाम बताएं कि दीपक, तो वो जी दीपक पे नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं दीपक के आगे क्या। जी। अगर आपने उन्हें कोई चतुर्वेदी, सिंह, पाठक, त्रिपाठी, गुप्ता, वैश्य, अग्रवाल बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने उन्हें कहा दीपक चौधरी, हम्म। तो अगला सवाल होता है आप कहाँ के चौधरी हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चौधरी सरनेम पश्चिम में जाट लगाते हैं, हम्म। मध्य में जाटव या एससी लगाते हैं। हम्म। तो उससे वो कनेक्ट करना चाहते हैं कि आपकी जाति क्या है। और मान हम्म। लीजिए उनको ये पता चल जाता है कि आप एससी से हैं, हम्म। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, हम जरा बात कर लें, सलाह मशवरा कर लें और ऐसा फिर आपको बताएंगे। जिन लोगों ने सीधे सीधे ये बताया है कि मेरी जाति शेड्यूल्ड कास्ट है, उनको मकान नहीं मिलते हैं। हम्म। अच्छे मोहल्लों में जनरल कास्ट वाले लोग उनको अपने मकान किराए पे नहीं देते हैं। दूसरी बात कि जो लोग आरक्षण का जिन्हें लाभ मिला, जो पढ़े लिखे सरकारी नौकरियों में आए, वो लोग जब अपने पर्टिकुलर मोहल्लों गलियों से निकले, हम्म। वैसे देखिए होता था तिवारी टोला, चौबे टोला, चमर टोला, हाँ पासी टोला, ये जाति के मोहल्ले हुआ करते थे। अब हम्म। कॉलोनीज होती हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं। तो हम्म। अपार्टमेंट्स और कॉलोनीज में मैंने तो खुद मेरी कॉलोनी में देखा है कि जी जो सबसे क्रीमी एरिया था, सबसे जी अच्छा वाला जो एरिया था, वो जी। ज्यादातर सवर्ण जातियों को दिया गया है। और ओके जो सबसे विसिनिटी वाला एरिया था, जिसकी सड़कें टूटी हुई हैं, उसमें उसमें अलॉटीज, सरप्राइजिंगली अलॉटीज उसमें 80 ज्यादा हैं। ओके। ये कैसे संभव होता है कि जब इसको जानबूझ के न किया जाए। हम्म। ये जानबूझ के किया जा रहा है अभी हम्म। भी। क्योंकि एक माइंडसेट है कि हम्म। अगर ये दलित है तो इसे रहने की तमीज नहीं होगी, इसे बात करने की तमीज नहीं होगी। दूसरी बात, जब दलित परिवार या कोई भी आरक्षित वर्ग के लोग पढ़ लिख कर समानता, हक, अधिकार, सम्मान की बात करने लगते हैं तो वो हम्म। समाज को अच्छा नहीं लगता, हम्म। समाज उसको पचा नहीं पाता। तो वो एक कसमसाहट उनके अंदर होती है कि ठीक है, सरकार ने तुमको आरक्षण दिया होगा ठीक, लेकिन हम तुमको अपने बगल में नहीं रहने देंगे। हम्म। जो काम वालियां किसी एससी परिवार के यहाँ काम करने जाती हैं, उनको अन्य सामान्य वर्ग के लोग अपने घर काम नहीं करने देते हैं। हम्म। ये लखनऊ की स्थिति मैं आपको बता रही हूँ। तो ये अ, सोचना गलतफहमी है लोगों की कि जातिवाद खत्म हो गया। जातिवाद का स्वरूप बदल गया है। क्या भारत में भी रंग भेद, अमेरिका की तरह रंग भेद वाला जो आंदोलन हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, ऐसा भारत भी उस गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होता है जातिवाद के देखिए, खिलाफ? होगा ही, होगा ही। अभी इन्होंने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं आरक्षण के खिलाफ, हम्म। उसको लेके 21 तारीख को एक भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है। और उससे पहले भी जो 2 अप्रैल या 2 मई की जो घटना थी, जी जी जी, 2 अप्रैल। जिसमें पूरे देश में 2 अप्रैल, तो उसमें आप देखिए कि चेतना का स्तर इतना ज्यादा था कि वो पूरे देश में फैला था। तो आप कब तक सप्रेस करेंगे किसी को? हम्म। इसको सप्रेस आप कब तक करेंगे? हाँ, वो सप्रेस करते हैं हमें, वो हमें अवसर नहीं देते, वो हमें आगे बढ़ने के अवसर नहीं देते हैं। गांव देहात या छोटे कस्बों में जो आरक्षित वर्ग की बच्चियां होती हैं, उनको इंग्लिश नहीं दिया जाता है सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, उनको ऑप्ट ही नहीं करने दिया जाता। खुद मेरी मदर को नहीं ऑप्ट करने दिया गया था, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। आप सोचिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनको, उनके जमाने में वो एमए एमएड हैं, जर्नलिज्म किया हुआ है उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि चमारों की लड़कियां अंग्रेजी पढ़ेंगी। मेरी माँ ने तो वो सुना था। और उसके बाद 40 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया लखनऊ में आके, क्योंकि उनके अंदर एक कसक थी कि इस चीज से मुझे दूर क्यों रखा जा रहा है। आप कैसे किसी का मूल अधिकार छीन सकते हैं?
एकदम। हम किसी जाति में पैदा होते हैं, उस पे हमारा अधिकार नहीं होता, ना किसी सवर्ण का अधिकार, हमें नहीं पता होता हम किसके घर में पैदा हो रहे हैं। और हम्म। हम आप अपनी प्रतिभा के दम पर क्यों नहीं पहचाने जाते, हम अपनी हम्म। जाति के आधार पे क्यों पहचाने जा रहे हैं? एकदम एकदम। तो वो सवाल आज भी भारत में उतना ही जिसको क्या मैं कहूँ, ज्वलंत है। भारत में अनेक जातियां हैं, यानी हजारों की संख्या में जातियां हैं। और हिंदू धर्म में अगर मैं खासकर बात करूं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में भी जातियां हैं, सिख धर्म में भी हैं, और बुद्धिज्म में भी कुछ जातियां बनी हुई हैं आजकल। और बल्कि ईसाई धर्म में भी भारत में जातियां हैं। उसके जी। बावजूद भी लोग कहते हैं कि इतनी जातियां होने के बावजूद कि एक हो जाओ, जब ये सोशल मीडिया पे नारा चलता है, तो ये बात पचती नहीं है मुझे। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये पॉलिटिकल नारा है कि एक हो जाओ। हम्म। जब तक आपकी निचली जातियों से रोटी बेटी के संबंध नहीं स्थापित हो जाते, हम्म। तब तक ये सिर्फ नारेबाजी है, जुमलेबाजी है, कोई एक नहीं होगा। हम्म। भारत में विभिन्न धर्मों में जातियां क्यों हुई हैं, इसका भी आप बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हम्म। विभिन्न धर्मों ने एससी और एसटी वर्ग को अप्रोच किया। हम्म। हम्म। किसी को मुस्लिम समाज ने किया, हम्म। उसका इस्लामीकरण हो गया। हम्म। किसी को क्रिश्चियन ने किया, क्रिश्चियनिटी में वो चला गया। हम्म। बौद्ध तो बहुत ही मतलब बहुत दुनिया में फैला भले ही है, लेकिन फिर भी रिलेटिवली नया धर्म है। और हम्म। मुझे लगता है कि बौद्ध समाज तो बिल्कुल भी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर नहीं चल रहा है, हम्म। क्योंकि जातिवाद और इस तरीके की पाखंडवाद जो बाबा साहब ने कहा था, वो पाखंडवाद भी बौद्ध आज बहुत कर रहे हैं। उनकी फोटो हम्म। लगा करके मोमबत्ती जलाना, माला पहनाना, उनके नाम के भजन गाना। तो जो पाखंड हिंदू समाज में था, वही पाखंड अब बौद्ध समाज में आ गया है। हम्म। तो वो जातियां होने का कारण ही यही था कि जो कमजोर वर्ग के लोग थे, उनको जहां जिसने अप्रोच किया, अपने अपने सम्मान को बचाने के लिए वो वहां उसी धर्म की ओर झुक गए। उनको लगा कि हमको शरण मिल गई। हम्म। उस धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुयायी बढ़ाने थे, हम्म। कि हमारे ज्यादा मानने वाले हैं, हमारे ज्यादा मानने वाले हैं। लेकिन उन्होंने हम्म। कभी उनको स्वीकार नहीं किया। हम्म। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में भी यही लड़ाई है, जी जी। कन्वर्टीज हैं वो। हम्म। शिया सुन्नी में भी यही लड़ाई है। जी अब शिया सुन्नी के बाद जो बाकी बचा वो पसमानदा, पसमानदा तो ओबीसी समाज से गया है। जी वो जी। जी ओबीसी समाज हिंदू समाज का हिस्सा था। जी। तो इस तरह से जो विभिन्न धर्मों में जो जातियां बनी हैं, एक्चुअली तो वो एसटी एसटी और ओबीसी ही हैं। और उन्हें वहां पर भी उस तरह का सम्मान नहीं मिला। वो आज तक प्रताड़ित थे, प्रताड़ित हैं और प्रताड़ित ही रहेंगे। इसीलिए हम्म। देखिए, पसमानदा समाज के आरक्षण की बात भी रखी गई है, हम्म। क्योंकि उन्हें जरूरत है। धर्म हम्म। बदलने से उनका कुछ भला नहीं हुआ। हम्म। एक रामदास पंथ है, अगर आपको उसके बारे में पता हो। हम्म। ये एक ट्राइबल है, जी। ट्राइब है, एक ट्राइब, हम्म। उत्तर प्रदेश की ट्राइब है। हम्म। और ये रामदासी कहलाते हैं ये लोग। हम्म। इनकी विशेषता क्या है कि इनके पूरे बदन में राम 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 राम। अब कभी आपने देखा हो, मैंने भी उसकी फोटो कई बार लगाई है, जी जी जी। और अयोध्या के संग्रहालय में भी लगा हुआ है। जी पूरे बदन में जी। कोई हिस्सा उनका छूटा नहीं होता है जहां उन्होंने राम गुदवाया ना हो, बकायदा जी जी। गुदने बने हुए हैं। जी जी। लोगों ने इसको बड़ा बहुत ग्लोरीफाई किया हम्म। कि ये देखिए, ये भगवान राम के इतने बड़े हम्म। श्रद्धालु हैं। हम्म। लेकिन एक्चुअली जब संग्रहालय अयोध्या में मैं गई और जब मेरी बातचीत वहां के डायरेक्टर से हुई, तो उन्होंने बताया कि हम्म। असल में ये ट्राइब्स थे हम्म। जिनका शोषण अन्य ऊंची जातियां करती थी, मारती थी। हम्म। इनको जब कोई रास्ता नहीं मिला, तो हम्म। फाइनली इन्होंने गुदने गुदवा लिए हम्म। पूरे शरीर पे, कि हम्म। अब आप मुझे नहीं मारेंगे, अब आप हम्म। भगवान राम को मारेंगे। और उसके ओके। बाद इनको मारपीट से मुक्ति मिली। ओके। लेकिन आज वो रामदास पंथ हो गया है। हाँ 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 हाँ। अब वो रामदास पंथ हो गया है। हालांकि अब इधर की एक दो पीढ़ियों से उन लोगों ने गुदने गुदवाने बंद कर दिए हैं, लेकिन हम्म। वो ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं और उनको आरक्षण मिल रहा है। वो लोग कुछ नौकरी में भी आए हैं, लेकिन अभी भी उनमें बहुत सारे लोग जीवित हैं जिनके पूरे शरीर पे आपको ये हम्म। गुदने मिल जाएंगे। तो आप देखिए ना कि एक व्यक्ति ने प्रताड़ना से, शोषण से बचने के लिए एक पूरी जाति ने, एक पूरे वर्ग ने क्या उपाय लिए, कितने मजबूर रहे होंगे वो लोग।
पूरे शरीर पे गुदना बनवाना क्या आसान होता है? अपने मूल स्वरूप को खो देना क्या आसान होता है? एकदम एकदम। नहीं होता। तो ये दर्द, ये शोषण का जो दर्द है, ये अपमान की जो पीड़ा है, जिसका हुआ है केवल वही जानता है। जिसका एकदम। नहीं हुआ है वो लाख कविता लिख ले, कथाएं लिख ले, कुछ भी कर ले, अगर हम्म आपका अपमान नहीं हुआ है हम्म। चमार जाति से आने के नाम पे, तो आपको हम्म, कभी दर्द नहीं होगा। मेरा एकदम हुआ एकदम। है, एकदम मेरा हुआ एकदम। है तो मुझे वो पीड़ा है। एकदम। मैम मेरा अगला सवाल है, सुरचिता कृपलानी और मायावती के बाद उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा लीडर नहीं आ पाया महिला में, जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें और सरकार चलाएं, प्रशासन चलाएं। क्या कारण है और इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पितृसत्ता, मैं आपको फिर वही बात कहूंगी। हम्म सुचेता कृपलानी जी जिस एरा की नेता थी, उस एरा में महिलाओं को फिर भी बहुत सम्मान था। हम्म आजादी की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व किया, और पहली मुख्यमंत्री थी हमारे प्रदेश की सुचेता जी। हम्म मायावती जी को तो देखिए काशीराम साहब ने इतना परफेक्टली पॉलिश करके, ग्रूम करके तैयार किया था, और हम सबको बड़ी उम्मीदें थी मायावती जी से जी कि महिला होने के नाते, दलित होने के नाते, कम से कम वो महिलाओं की एक नई खेप तैयार करेंगी, महिला नेताओं की। जी। लेकिन खुद मायावती जी भी उसी पितृसत्ता की गुलाम निकली, और उन्होंने अपने यहाँ कोई सेकंड लाइन लीडरशिप ही नहीं डेवलप होने दी। महिला लीडरशिप की तो बात ही अलग है। तो हम्म। यहाँ पर जो सत्ता का चरित्र है, जो सत्ता का चरित्र है, वो अपने आप में मुट्ठी, अपनी मुट्ठी में जो सत्ता रखने की आदत होती है राजनीतिज्ञों की, नेताओं की, ये दोषी वही है बस। उनको वैसे भी किसी को किसी महिला का कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, पुरुषों को तो विशेष रूप से, और पुरुषों से ज्यादा बुरा महिलाओं को लगता है कि अगर कोई महिला एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए। आप देखिए कि मायावती जी के समय में एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी तारीफ होती थी, लेकिन वहीं पर कुछ लोग थे जो उसको पेटिकोट गवर्नमेंट भी कहते थे। एकदम एकदम कहते थे। मायावती जी के कार्यशैली को वो पेटिकोट गवर्नमेंट भी कहते थे। जी हम किसी पुरुष मुख्यमंत्री के कार्यकाल को अंडरवियर गवर्नमेंट तो नहीं कहते। जी जी तो जी। आप किसी महिला के शासनकाल को पेटिकोट गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? सही बात, सही बात। तो ये जो संकुचित मानसिकता है, जी। ये जिसमें जो कहा जाता है कि महिला महिला की विरोधी होती है, ये कारण भी हो सकते हैं, ये पितृसत्ता भी है। ये सब कुछ मिला करके उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से कोई भी महिला नेता को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। मैम, एक राजनेता होने के नाते और एक महिला होने के नाते आप हमारे मंच से देश की महिलाओं को, युवाओं को और नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद इस साक्षात्कार को हम यहीं पर विराम देंगे। आप कह सकते हैं। जो महिलाएं हैं, युवा बच्चियां हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? मैं बहुत लंबे समय से जब भी कॉलेजेस में जाती थी, मैं बच्चियों से सिर्फ एक बात पूछती थी, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप पढ़ाई क्यों कर रही हैं। तो उनमें से कभी भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। एक डिग्री कॉलेज में एक लड़की ने जवाब दिया कि मैम मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। कोई जवाब कभी नहीं मिला, क्योंकि लड़कियों को पता ही नहीं है कि वो पढ़ क्यों रही हैं। और जो हमारे उम्र की महिलाओं से मैं ये कहूंगी कि जो महिलाएं बाहर जाती हैं, जो महिलाएं अभिनय में हैं, जो महिलाएं राजनीति में हैं, जो महिलाएं सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका सम्मान करिए। वो अपने जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण समय किटी पार्टियों में खर्च ना करके, टीवी में खर्च ना करके, समाज को बदलने में खर्च कर रही हैं। वो आपके लिए लड़ाई लड़ रही हैं, वो आपके लिए धरनों पे बैठती हैं, वो आपके लिए जेल जाती हैं, मुकदमे झेलती हैं, उनका बहुत तरीके से दमन होता है। और आप कहते हैं कि राजनीति में तो खराब वाली महिलाएं जाती। तो महिलाओं से मेरा ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी बच्चियों को तैयार करिए राजनीतिक प्रतिभागिता के लिए। राजनीति बुरी नहीं है, क्योंकि अच्छे लोगों ने जाना बंद कर दिया इसलिए राजनीति बुरी हो गई। और महिलाएं जब तक समुचित प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे अपने वर्ग का, हमारा कोई भी भला नहीं होने वाला। एकदम सही कहा मैम आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।